हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो कल आपको होमवर्क मिला था शक और कुषाण साम्राज्य, और उसके साथ हमने एक इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक दिया था जिसमें कर हम देखने वाले हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि शक वंश से, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। अगला प्रश्न कि प्रथम शक राजा कौन थे? प्रथम शक राजा मो थे। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? रुद्रदामन जूनागढ़, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख वर्णित है। अगला बताइए कि त्रतार की उपाधि या फिर मुक्तिदाता की उपाधि किसने धारण की थी? शक शासकों ने धारण किया था। और शक शासक अपने आप को, मतलब शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहा करते थे। विक्रम संवत की प्रारंभ कब से हुआ था? 58 बीसी से। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किसने लिखा था? रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख था। यूनानियों के बाद पंजाब पर किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था? यूनानियों के बाद पंजाब पर किसके द्वारा? शकों के द्वारा, शक वंश के शासकों के द्वारा। शक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिथियन। शक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिथियन के नाम से। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ के किस झील का जीर्णोद्धार कराया था? सुदर्शन झील का। और निर्मित किसने कराया था? मौर्यों के द्वारा कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुष्यगुप्त से सेनापति से करवाया था। ठीक है। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ के झील का जो कि जीर्णोद्धार कराया था, सुदर्शन झील है वो, और इसका निर्माण मौर्य के राजाओं के द्वारा कराया गया था। अगला है कि शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे। विकास बताइए तो विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? 58 बीसी, बिल्कुल सही। कुषाण वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? कुजुल कड़फिसेस को। विम कड़फिसेस कौन था? कनिष्क का पिता। ठीक है, कनिष्क का पिता विम कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना गया है? कनिष्क, बिल्कुल सही, कनिष्क। अब देखिए कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, और दूसरा राजधानी मथुरा। किस कुषाण शासक के शासनकाल के में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था? किस शासक? ठीक है, कनिष्क के शासन में दो बौद्ध धर्मों में विभाजित हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान। ठीक है। कनिष्क के दरबार के विद्वान कौन कौन थे? वसुमित्र थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, चरक। ठीक है, चरक पासर। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक पासर, इनके दरबार के विद्वान थे। कनिष्क ने चीन के किस वंश के राजा हान हो ती के खिलाफ युद्ध किया था? हान राजवंश। हान हो ती के खिलाफ युद्ध किया था, हान राजवंश। कनिष्क ने कहां पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कनिष्क ने कहां पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया था? पाटलिपुत्र। अश्वघोष संस्कृत का प्रथम नाटककार थे ये अश्वघोष। कुषाणों का अंतिम महान शासक? वासुदेव प्रथम। अब देखिए कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का महान संरक्षक था? महायान। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का महान संरक्षक था? महायान। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को। दूसरे कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने। अगला प्रश्न है कि किस कुषाण शासक ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे? बताइए। सोने के सिक्के, यह बताइए। विमा कड़फिसेस। कुषाण भारत में पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश के द्वारा जारी किए गए? कुषाण वंश के द्वारा। कनिष्क को मूर्तिकला का किसका संरक्षक के लिए जाना जाता है? गंधार और मथुरा कला। अगला बताइए कि अब तक खोजे गए दो देवकुल में भारत में कहाँ है पाया गया है? मतलब देवकुल का मतलब कि कुषाण शाही परिवार के पारिवारिक मंदिर हुआ करता देवकुल,
तो कहाँ पाया गया है भारत में? मथुरा पाया गया होगा। मथुरा के माल के पास, और दूसरा दक्षिण बैक्ट्रिया जो कि अफगानिस्तान के खुरला कोटाल में। तो भारत में कहाँ पर है? मथुरा में। अगला है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। भारत सरकार ने कब से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया है शक संवत को? 1957 को। ठीक है, बिल्कुल सही। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखना है। और अगला टॉपिक है जो कि कर से संबंधित। सब कुछ याद कर लिया ना? बताइए कि आयकर किस वर्ष पास हुआ था? 1961 में पास हुआ था। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? कब? 1954 में। सबसे पहले फ्रांस में 1954 में। जीएसटी पारित कब हुआ? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 122 संविधान संशोधन। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? कौन सी समिति ने? केलकर समिति, विजय केलकर समिति। जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। कब? असम कब? 12 अगस्त 2016 को। 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब आया था? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। चलो बताइए कि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से हैं? बोलिए। एक तो ट्रिक है। ट्रिक छोड़िए, आप बताइए सही। बतला रहे हैं। तट कर, दूसरा को बता दीजिए ना, काम चल जाएगा। बिक्री कर, उत्पाद कर। ठीक है। सीमा शुल्क, जीएसटी भी है। जीएसटी है, मनोरंजन, बिक्री, सब हो गया। तो पूछा जाए कि सेवा कर कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। बाजार कर कौन सा कर है? मनोरंजन कर, धन कर, धन कर मतलब कि संपत्ति पर डायरेक्ट लगता है। प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है। कृषि कर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष है। उपहार कर प्रत्यक्ष। भू राजस्व कर प्रत्यक्ष। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति होती है किससे? सीमा शुल्क से। कर ढांचों में सुधार के लिए सुझाव देने वाली समिति कौन सी थी? चलैया समिति। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने वाली समिति चलैया समिति। जीएसटी लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू हुआ कौन से संविधान संशोधन? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित हो गया था। 8 सितंबर 2016 को ये संविधान संशोधन पारित हुआ था ना, 8 सितंबर 2016। तो कंप्लीट हुआ हमारा कर से संबंधित क्वेश्चन। निगम कर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। चलिए बताइए, स्पीडी करंट अफेयर्स 21 से लेकर के 30 अक्टूबर। पहला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? शंकर जी, शंकर सुब्रमण्यम। 23 को जाने वाला है, 25 में। 23 में बात किया था ना लास्ट में शायद। 23 में जाने वाला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? मंडे। रो दे रहा ऑफिस जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 2022 को किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? आईआईटी मद्रास। 21 और 22 दोनों के लिए इसको मिला है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न, 22 अक्टूबर 2022 को वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य के दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व में मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश। दुर्गावती
टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया मध्य प्रदेश। हम बिहार बोलने वाले थे दुर्गावती से। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? अमेरिका। अमेरिका, बिल्कुल सही, अमेरिका। अगला है कि 23 अक्टूबर 2022 को किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है, प्राप्त किया है? बैंक। कर्नाटका बैंक, ठीक है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार। इसके बाद अगला है कि किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। फीफा वर्ल्ड कप अंडर फिर से एक बार, किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस कब रहता है? 24 अक्टूबर। और एक और कौन सा दिवस? विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस, ठीक है। अगला बताइए कि FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? म्यांमार, ठीक है। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोगों और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मिस्र। तो कॉप बोला है ना, कब 27 वो हम थोड़े पूछ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। भारत जम्मू कश्मीर। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड। थाईलैंड, बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किया है थाईलैंड ने। नेक्स्ट वन है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। युवराज सिंह। किस राज्य के एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया है? दिल्ली, ठीक है, समृद्धि का शुभारंभ किया है दिल्ली। किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिम्स ने इस्तीफा दे दिया है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। फिल सिम्स वेस्ट इंडीज के। मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? मेघालय। लद्दाख के द्वारा मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया लद्दाख। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल, ठीक है, केरल के द्वारा। अगला बताइए कि कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्री तट थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? लक्षद्वीप में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ स्थित दो भारतीय समुद्र तटों को थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? लक्षद्वीप। नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? IIT मद्रास। और IIT मद्रास को कौन सा पुरस्कार मिला था? बौद्धिक संपदा 21-22 दोनों के लिए। अगला बताइए कि किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के समान वेतन की घोषणा की है? BCCI। अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। अगला बताइए कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? फिजी के नांडी में। फिजी की राजधानी सुवा। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? ईरान। भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया कहां पर? राजस्थान के नाथद्वार में। भारत ने किस देश को हराकर के सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में स्थित मैमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? मेघालय। मामलू गुफा, मेघालय। चलिए, कंप्लीट हुआ। तो हमारा यहाँ पे अक्टूबर से जितने भी क्वेश्चंस थे करंट के पूरे एक महीने के हमने कंप्लीट कर लिया। अब है हमारी बारी साइंस की। तो चलिए, साइंस में पहला क्वेश्चन जो कि पादप रोग से। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंद यानी कि कवक। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक होता है वो है फफूंद, कवक। नींबू का डायबेक रोग किसके कारण होता है? किसकी कमी कारण? तांबे की कमी कारण। नींबू में डायबेक रोग तांबे की कमी कारण।
हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा। बाजरा, हरित बाली रोग बाजरा। टीका रोग, ये दोनों याद रखिएगा, हमेशा रिपीट होता रहता है। हरित बाली बाजरा और टीका रोग मूंगफली। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर, ठीक है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कैटरपिलर। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग सरसों से। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब, ठीक है, सेब। इसके बाद अगला है कि सिट्रस कैंकर है, क्या है? नींबू का एक रोग है सिट्रस कैंकर। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है शिथिल रोग। आलू में साथ होता है, आलू का शिथिल रोग। आलू में ब्लैक हर्ट का कारक क्या है? कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हर्ट रोग का कारण ऑक्सीजन की कमी। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? गेहूं की। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। पादप उत्तक से प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? और उत्तकों का अध्ययन? कोशिका का अध्ययन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। कैम्बियम, वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है भोजन यानी कि आहार वहन के लिए। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वलयों के द्वारा। वलयों को, वार्षिक वलयों की गिनती करके। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय हैं, तो वृक्ष की आयु कितनी होगी? 50 वर्ष। जितने वार्षिक वलय उतना वर्ष। चलिए अगला है जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? जलोद्भिद मतलब कि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो वायुत्तक होता है जिसको एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा वायुत्तक। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं किस टाइप के पौधे में? मरोद्भिद यानी कि ज़ेरोफाइट में। ज़ेरोफाइट में। विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए, ठीक है। विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। चलिए अगला नेक्स्ट, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुबेर। क्वेकर्स सुबेर। सुबेर नहीं लिखता अक्सर क्वेश्चंस जब भी पूछता था, तो क्वेकर्स आप याद रखिए हमेशा, क्वेकर्स। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त है? क्वेकर्स से। चलिए कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक कल दिया गया था, पादप रोग और पादप उत्तक, जो कि हमारा लूसेंट साइंस जो भी आपका दिया था लूसेंट ऑब्जेक्टिव से ही दिया था। तो आप इसी को पढ़कर आइए और नेक्स्ट होमवर्क हम बहुत जल्द आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप उसको कंप्लीट करके आइए डेली हमारे साथ कि उसमें बैठिए, अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।